प्रधानमंत्री ने आज तमिलनाडु में 11 नए सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों का किया लोकार्पण। कहा, केंद्र सरकार दे रही है स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा की बेहतरी पर ध्यान। स्वामी विवेकानंद की जयंती आज पूरे देश में मनाई जा रही है। प्रदेश में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन। मुख्यमंत्री ने नए वित्तीय वर्ष के लिए बजट तैयारियों की समीक्षा की। और प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना। बस्तर संभाग में 1-2 स्थानों पर ओले गिरने की भी चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमिलनाडु में 11 नए सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों का लोकार्पण किया। श्री मोदी ने चेन्नई में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का भी उद्घाटन किया। चिकित्सा महाविद्यालयों के निर्माण पर लगभग 4,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। Of our society and making the connect with our culture stronger. Friends, medical education is one of the most desired streams for studies. The problem of shortage of doctors in India was well known, but there were not enough efforts to address this problem. इन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना देश के सभी हिस्सों में सस्ती चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार के प्रधानमंत्री के प्रयास के अनुरूप है। नए चिकित्सा महाविद्यालयों में मेडिकल की 1,450 सीटों के लिए नामांकन होगा। प्रधानमंत्री ने चेन्नई में नए केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान परिसर का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुदुचेरी में आज स्वामी विवेकानंद जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने स्वामी विवेकानंद जी को नमन किया। राष्ट्रीय युवा महोत्सव समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के युवा विकास के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्यों का भी नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवा ही देश के लिए सुख और सुरक्षा के रास्ते बनाएंगे। भारत अपने युवाओं को डेवलपमेंट ड्राइवर मानता है। भारत के युवाओं के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्य भी है। उनका डेमोक्रेटिक डिविडेंड भी अतुलनीय है। भारत अपने युवाओं को डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ साथ डेवलपमेंट ड्राइवर भी मानता है। आज भारत का युवा हमारे डेवलपमेंट के साथ साथ हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज को भी लीड कर रहा है। आप देखिए, आज भारत के युवाओं में अगर टेक्नोलॉजी का चार्म है तो लोकतंत्र की चेतना भी है। आज भारत के युवा में अगर श्रम का सामर्थ्य है तो भविष्य की स्पष्टता भी है। मौजूदा कोविड स्थिति को देखते हुए 2 दिवसीय यह महोत्सव वर्चुअली मनाया जा रहा है। उद्घाटन के बाद राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा, जिसका लक्ष्य देश की विविध संस्कृतियों को एक भारत श्रेष्ठ भारत के सूत्र में पिरोना और युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित, संगठित और सक्रिय करना है, ताकि देश की आबादी की वास्तविक क्षमता उजागर हो सके।
स्वामी विवेकानंद जी की जयंती आज पूरे देश में मनाई जा रही है। स्वामी जी के जीवन और उपदेशों का स्मरण करने और भारत के इस महान दार्शनिक और सन्यासी को श्रद्धांजलि देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में भी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के मौके पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आज अपने निवास कार्यालय में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी जी के अमूल्य विचार पीढ़ियों तक लोगों का मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के मौके पर विधानसभा परिसर में स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर डॉक्टर महंत ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी ने अपने विचारों से समाज को एक नई दिशा दी। उनके संदेश आज भी हम सब के लिए प्रेरणादायी हैं। हमारे महान दार्शनिक विवेकानंद जी की बात करें तो उन्होंने भारत के दर्शन को, भारत के वेदांत को पश्चिमी देशों तक पहुंचाने का जो कार्य किया है वो एक सबसे बड़ा उल्लेखनीय कार्य है। उन्होंने भारत के नौजवानों में असीम क्षमता को देखा और उनका एक विशेष वाक्य था, उठो जागो संघर्ष करो जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो। और उनके सोच में कभी असंभव शब्द नहीं था। इसी तरह राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में पीआईबी और आउटरीच ब्यूरो द्वारा प्रधानमंत्री के आह्वान पर जन आंदोलन रथ के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए जागृति लाने के लिए प्रदेश भर में जगह जगह जन जागरूकता रथ चलाए जाने की शुरुआत की गई। इसी कड़ी में कोरोना से लोगों को जागरूक रखने और बचाव के उपाय के लिए आज 2 रथों को रवाना किया गया। पत्र सूचना कार्यालय रायपुर के उप महानिदेशक अभिषेक दयाल ने इन रथों को झंडी दिखाई। श्री दयाल ने बताया कि ये रथ रायपुर जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भ्रमण करेंगे। के सारे युवाओं के अंदर वो जागृति लानी है कि जिस तरह से वो अपना योगदान ये राष्ट्र निर्माण में करें। तो उसके लिए हम लोग छत्तीसगढ़ में ये जगह जगह पे जन जागरूकता रथ चलाने के लिए हम लोगों ने आज कार्यक्रम करा हुआ है। कई जगह पे कई शहरों में है। हम लोग के रायपुर में, रायपुर शहरी और रायपुर रूरल दोनों के लिए एक एक रथ है। ये रथ न केवल हम लोगों का राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री जी के जो इस समय उनका जो मैसेज है उसको पहुंचाने के लिए है, बल्कि साथ में जो कोरोना की हम लोग की लड़ाई चल रही है उसमें जो सबको योगदान देना है उसका मैसेज भी इन रथ द्वारा लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर प्रदेश के अन्य जिलों में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज लगातार तीसरे दिन नए वित्तीय वर्ष के लिए बजट तैयारियों के सिलसिले में मंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया। आज की बैठक की शुरुआत कृषि मंत्री रविंद्र चौबे से संबंधित विभागों की चर्चा के साथ हुई। मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में संसदीय कार्य, कृषि, पशुधन विकास, मछली पालन, जल संसाधन और आयाकट विभाग की बजट तैयारियों के संबंध में श्री चौबे और विभाग के अधिकारियों से चर्चा की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मंत्री टीएस सिंहदेव से संबंधित विभागों स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, पंचायत और ग्रामीण विकास तथा वाणिज्य कर विभाग की बजट तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में मंत्री ताम्रध्वज साहू से संबंधित विभागों लोक निर्माण, गृह, जेल, धार्मिक न्यास, धर्मस्व और पर्यटन विभाग की बजट तैयारियों के संबंध में भी रायशुमारी की गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन, वित्त, ऊर्जा, खनिज साधन, जनसंपर्क, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी और विमानन विभाग की बजट तैयारियों की भी समीक्षा की है। और समाचार का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा विराम।
कम ऑन बॉयज, लेट्स गो प्रैक्टिस। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा तो है। आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कल देश में 1,94,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस दौरान 60,400 कोविड रोगी स्वस्थ भी हुए हैं। देश में स्वस्थ होने की दर 96.01% है। इस समय 9,55,000 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। औसत संक्रमण दर 9.12% हो गई है। राज्य में कल 5,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इस समय लगभग 24,000 कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। राज्य सरकार ने संक्रमण के फैलाव को देखते हुए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे मरीजों के डिस्चार्ज के संबंध में जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक कोरोना लक्षण या बिना लक्षण वाले मरीज जिनके इलाज और स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग होम आइसोलेशन में की जा रही है, उन्हें पॉजिटिव पाए जाने की तिथि से कम 7 दिनों में, यदि उन्हें अंतिम 3 दिनों में बुखार नहीं हो तो होम आइसोलेशन से छुट्टी दी जा सकती है। इसी तरह सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों तथा जिला कार्यालयों के वर्क फ्रॉम होम के लिए भी नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ने को कहा गया है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पक्की सड़कों के निर्माण से दूर दराज के ग्रामीणों को आवागमन की बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। इस योजना के तहत बिलासपुर जिले में भी सड़क संपर्क से वंचित गांवों को 12मासी सड़कों से जोड़ा जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत मस्तूरी ब्लॉक के ग्राम नरगोड़ा से सोंठी तक 11 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण करीब 7 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत से कराया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले ये सड़क काफी जर्जर थी, इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब इस सड़क के निर्माण से ग्रामीणों को काफी सुविधाएं मिल रही है। ये रोड बहुत अच्छा बना है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से बना है। बहुत सुविधा हो रहा है हर कोई को आने जाने में। ट्रांसपोर्ट वगैरह हर चीज़ हम लोग का आना सुविधा बढ़ गया है। बस वगैरह आना जाना नहीं हो रहा था, अब बस वगैरह भी आना जाना हो रहा है। कार्यपालन अभियंता वरुण राजपूत ने बताया कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत जिले की 29 सड़कों का चयन किया गया है। मस्तूरी ब्लॉक की नरगोड़ा से सोठी तक की 11 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण समय से पहले किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज़ 3 के तहत बिलासपुर जिले में 29 सड़कों की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जिसमें लगभग 250 किलोमीटर की सड़कें बननी थी। अभी की स्थिति में 170 किलोमीटर में हमारा बीटी वर्क डामरीकरण कार्य पूर्ण हो चुका है और 29 सड़कों में 10 सड़कें हमारी पूरी हो चुकी हैं, 5 सड़कें पूर्णता पर हैं और 14 सड़कें हमारा लक्ष्य है कि हम मार्च तक के उसको कंप्लीट कर लें। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रमुख उद्देश्य सड़क संपर्क से वंचित गांवों को 12मासी सड़कों से जोड़ना है। और अब मौसम की जानकारी। प्रदेश के मौसम में आए बदलाव के कारण विभिन्न जिलों में आज बारिश से कुछ राहत मिली। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान बस्तर संभाग और उससे लगे जिलों में 1-2 स्थानों पर बादल गरजने के साथ ही ओलावृष्टि होने की चेतावनी दी है। वहीं कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने के भी आसार हैं। मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने बताया कि प्रदेश में बंगाल की खाड़ियों से नमी से भरी गर्म हवाओं का आगमन निरंतर जारी है और एक द्रोणिका दक्षिणी अंदरूनी कर्नाटक से दक्षिणी छत्तीसगढ़ तक फैली है। प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त गर्म हवा का आगमन निरंतर जारी है। साथ ही एक द्रोणिका दक्षिण अंदरूनी कर्नाटक से दक्षिण छत्तीसगढ़ तक स्थित है। इसके प्रभाव से प्रदेश में अगले 24 घंटे में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने
अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश में गरज चमक के साथ एक दो स्थानों पर ओलावृष्टि होने तथा आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। लेकिन प्रदेश के उत्तरी भाग में अधिकतम तापमान में वृद्धि संभावित है, जबकि शेष भागों में विशेष परिवर्तन होने की कोई संभावना नहीं है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।